सिर्फ़ एक दो मुल्कों के बीच में जंग नहीं रहेगी। ये अगर मज़ीद एस्केलेट कर जाती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकता है मामला। मिडल ईस्ट का इज़राइल के ख़िलाफ़ अटैक करना या डायरेक्ट हो जाना इज़राइल के ख़िलाफ़ ये मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सेनेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ और पाकिस्तानी अवाम सब ने इस हमले को कंडेम किया है जो इज़राइल ने बेबुनियाद तौर पे ईरान के ऊपर किया। अभी जो जंग चल रहा है इसमें हम बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कंट्रीज के इकोनॉमिक साइड पे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? इकोनॉमिकली तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन सकता है, ना सिर्फ क्या कहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के बाकी ममालिक होंगे कि उन्होंने किस साइड पे खड़े होना है। ऑब्वियसली मुसलमान ममालिक जो हैं वो कोई भी इज़राइल की फ़ेवर में तो जाके नहीं खड़ा होगा ना, वो सारे खड़े होंगे ऑब्वियसली ईरान के साथ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমাদের বিশেষ শো ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট। আজ আমাদের সাথে পাকিস্তান থেকে যুক্ত হয়েছেন পাকিস্তানের পলিটিশিয়ান কামরান সাইদ উসমানী। তার সাথে আমরা কথা বলবো পাকিস্তান বাংলাদেশের উপর যে এখনকার চলমান ইসরায়েল এবং ইরানের যুদ্ধ চলছে এটা কি প্রভাব ফেলতে পারে এবং আমরা কিভাবে এই জিনিসগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি। আমাদের উপর যদি ইকোনমিক প্রভাব পড়ে বা অন্যান্য জিনিস হয়, কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু একটা যুদ্ধ চলছে, তো সেই জায়গা থেকে আমরা কি কি স্টেপস নিতে পারি এবং এখনকার যে বর্তমান পরিস্থিতি সেগুলো নিয়ে আমরা তার সাথে কথা বলবো। आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो क्वेश्चंस करना चाहूँगी, अभी जो ईरान और इसराइल का जो वार चल रहा है इसमें साउथ एशिया में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरे ख्याल से वालेकुम सलाम निगार, मुझे लगता है कि साउथ एशिया पे इसके बड़े ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ख़ास तौर पे आप देखें, ये सिर्फ़ एक दो मुल्कों के बीच में जंग नहीं रहेगी। ये अगर मज़ीद एस्केलेट कर जाती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकता है मामला। ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि मिडल ईस्ट और बाकी पूरी दुनिया को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ख़ास तौर पे अगर आप देखें ना, जो हॉर्मोज़ स्ट्रेट है, वहाँ से दुनिया का तकरीबन कोई 20% जो ऑयल है वो जाता है, अमेरिका को जा रहा है, वेस्ट को जा रहा है, सारे मुल्कों को यहीं से जा रहा है। तो अगर लेट्स से अगर ये जंग मज़ीद एस्केलेट हो जाती है, तो उसके अंदर फिर पूरी दुनिया का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इफ़ेक्ट तो है, पूरी दुनिया के अंदर इसका, ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया पे इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है। ख़ास तौर पे अगर हॉर्मोज़ स्ट्रेट को ये लोग बीच में करते हैं, जैसे ईरान ने धमकी दी कि अगर इस वॉर के अंदर अमेरिका शामिल हो जाता है, तो हॉर्मोज़ स्ट्रेट जो है वो ईरान जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, उसको बंद कर देगा। आपको पता है हॉर्मोज़ स्ट्रेट जो है ना, वो 70 किलोमीटर्स विड्थ का एक पैच है जहाँ से दुनिया की बहुत बड़ी ऑयल सप्लाई और बाकी गुड्स वगैरह सप्लाई जो है ना वो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा आप कह लो एक ख़तरनाक सूरत-हाल क्रिएट हो जाएगी। अगर ये जंग मज़ीद एस्केलेट होती है या फिर चीज़ें मज़ीद जो है ना वो पीस की तरफ नहीं जाती तो। तो मिडिल ईस्ट आप देखें कि ईरान तो ईरान के जगह से अटैक कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट का क्या पार्ट हो सकता है, आपको क्या लगता है? अगर मिडिल ईस्ट भी एक्शन ले ले पूरा पूरा, जो भी जैसे दुबई, सऊदी और भी अदर्स जो है, तो इसराइल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखो निगार, कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन ये है, मतलब मेरी ये सिर्फ़ मेरी ज़ाती ओपिनियन है। मैं ये समझता हूँ कि मिडल ईस्ट जो है ना वो बहुत अजीब तरीके से डिवाइडेड है। उसमें ख़ास तौर पे आप देख लें लबनान, शाम और ये बाकी जो ममालिक हैं, इनकी तो ज़रूरत नहीं है कि ये क्या कहते हैं इज़राइल के ख़िलाफ़ स्टैंड ले सकें। उसके बाद यूएई, सऊदीया, फिर आ जाता है कतर और बाकी ममालिक। तो वो मतलब आप देख लो बयानात के हद तक तो वो कर रहे हैं, मतलब कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ को, ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन एज़ सच कोई सपोर्ट जो है वो ईरान को वो नहीं कर सकते, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि उनके कोई एयर डिफेंस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि अगर इज़राइल इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए तो ये किसी तरीके से भी उस चीज़ को काउंटर कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि मिडल ईस्ट का इज़राइल के ख़िलाफ़ अटैक करना या डायरेक्ट हो जाना इज़राइल के ख़िलाफ़, ये मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होगा। ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे खामोश रहें, किसी का भी पार्ट ना बने। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। इस तरह तो मुझे फ़िलहाल वक़्ती सूरत-हाल पे जो नज़र आ रही है ना सिचुएशन, उसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इनमें से कोई भी पार्ट लेगा। ख़ास तौर पे आपने देखा कि जिस तरह के मिसाइल दागे जा रहे हैं,
उर्दन के अंदर भी अगर आप देखें तो उर्दन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर रहा है ईरानियन मिसाइल्स को जो इसराइल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो तो अपना पार्ट इसराइल के फेवर में प्ले कर रहे हैं। तो मिडल ईस्ट तो कोई ख़ास नज़र नहीं आता, जंग में इन्वॉल्व होता नहीं नज़र आ रहा, और उसका शायद डर भी हो सकता है या फिर उसमें डिप्लोमेसी भी हो सकती है, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मिडल ईस्ट मुझे इस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व होता नज़र नहीं आता अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ओवर एडवेंचर हो जाए, अमेरिका का इस वॉर के अंदर बीच में आ जाए, और उस अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर रशिया और चाइना आ जाता है तो फिर सूरत हाल ज़रा डिफरेंट होगी और सिचुएशन ज़रा डिफरेंट हो सकती है। फिर उस सूरत हाल में नज़र आ सकता है कि मे बी शायद मिडल ईस्ट को ना चाहते हुए भी एक साइड लेनी पड़े। अच्छा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इन ये लोग ईरान और इसराइल के में जो अभी जंग चल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप देखें, जंग कोई कंट्री के लिए तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। ज़ाहिर है, आपकी बात ठीक है। मैं बाकी दुनिया का तो एक तरफ है, मैं आपको वैसे पाकिस्तान का बता देता हूँ कि इंटरनेशनली अभी तक पाकिस्तान ने क्या किया है। सबसे पहले तो निगार पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सेनेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और पाकिस्तानी अवाम, सब ने इस हमले को कंडेम किया है जो इसराइल ने बेबुनियाद तौर पे ईरान के ऊपर किया, महज सिर्फ न्यूक्लियर का गलत इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि अभी तक किसी भी जगह पे ये प्रूवन नहीं है कि ईरान जो है वो बम्स बनाने के लिए अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी कर रहा था। ईरान ने अपनी सारी एनर्जी पर्पस के लिए सारी न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिचमेंट हो रही थी उसके लिए कर रहा था। तो एक तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम ने बशमूल गवर्नमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने कंडेम किया। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए ये किया कि जो 20,000 ज़ायरीन हज सऊदीया में ईरानी मुकीम थे उनके लिए वापस उनके घरों में जाना पॉसिबल नहीं था इस टाइम। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने फ़ौरी तौर पे जो है उन हाजियों को कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने की इजाज़त दी है, वीज़ा ऑन अराइवल दी है, उनकी अकोमोडेशन का इंतज़ाम कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें बाय रोड बाहिफ़ाज़त जो है बरस्ता बलूचिस्तान जो है वो ईरान में पहुँचा दिया जाएगा। ये इस टाइम पे हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, उसने जब ईरान के खिलाफ रेज़ोल्यूशन दिया तो उसमें पाकिस्तान ने उसका पार्ट नहीं बना। पाकिस्तान ने वो रेज़ोल्यूशन सपोर्ट नहीं की, उसको एब्सटेन कर लिया। चाइना ने भी किया और भी ममालिक ने किया, जिसकी वजह से ईरान की पार्लियामेंट में आपने वीडियो देखी होगी कि शुक्रिया, शुक्रिया पाकिस्तान के जो थे वो नारे लग रहे थे। उसके बाद अब ईरान जो है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, और अगले माह जो है पाकिस्तान यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट भी बनने जा रहा है। तो इसमें सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पे ईरान के कहने के ऊपर इसराइल ने जो ईरान पे अटैक किया उसको कंडेम करने के लिए सेम डे में रेजोल्यूशन पेश की और उसको सेम डे में पास भी करा लिया। तो ज़ाहिर है इससे अगर बहुत बड़ा भी कोई इम्पैक्ट ना हो तो ये चीज़ तो है ना कि राइट साइड ऑफ हिस्ट्री आप खड़े होते हैं और सारी दुनिया को आप दिखा रहे होते हैं इनका मकरू चेहरा, कि ये जैसे इन्होंने इराक के अंदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कहकर इराक का बेड़ा गर्क कर दिया था, उसी तरीके से ये न्यूक्लियर फैसिलिटी का बहाना बना के सिर्फ ईरानियन रिजीम चेंज के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, मैं और एक क्वेश्चन आपको करना चाह रही हूँ, जिसमें देखिए कि अभी जो जंग चल रहा है, इसमें हम बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह कंट्रीज़ के इकोनॉमिक साइड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं इसका? अगर आप इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है इकोनॉमिकली तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन सकता है, ना सिर्फ क्या कहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएगा। आप लेट्स से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि वहाँ से दुनिया की तकरीबन 20-30% जो है वो ऑयल जा रहा है, उसके बाद गुड्स पूरी दुनिया में आ जा रहे हैं, वहाँ से बंद हो गया, तो दुनिया एक दफ़ा ऑयल को तरस जाएगी। ठीक है ना? दुनिया में जो वर्किंग मशीनरी है, एक एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। तो इकोनॉमिकली तो अल्लाह ना करे ये इस हद तक एस्केलेट करें, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, वॉर जब होती है तब वैसे भी प्राइसेज़ ऑयल बैरल्स की जो है वो अप डाउन होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जहाँ से पासिंग है, वहाँ अगर खुदा ना खास्ता कोई 2-3 टैंकर्स जो हैं ऑयल के उड़ जाएँ, मिसाइल फायर कर दिए जाएँ और मिसाइल वगैरह फायर कर दिए जाएँ उस पे, तो बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको उस इलाके को क्लियर करने में आप अंदाज़ा करें कोई 1-2 हफ़्ते का टाइम लग सकता है। 1-2 हफ़्ते नहीं तो कम से कम 5-6 दिन के लिए भी अगर वो स्ट्रेट बंद हो जाता है, तो दुनिया बड़ी डैमेज हो जाएगी इससे।
बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इन्फ्लेशन बड़ी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। देखिए ईरान के साथ पाकिस्तान है और पाकिस्तान ईरान के लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं, उनके उनको होस्ट भी कर रहे हैं। तो अभी इस जंग में बांग्लादेश किस तरीके से इसराइल और ईरान के साथ पार्ट ले सकते हैं, लाइक किसको सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपना रिलेशन को आगे लेके जा सकते हैं? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले तो आप रिलीजियस पॉइंट से बात करें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो है वो यकजा एक जगह पे खड़ा होना चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल दी इस्लामिक कंट्रीज़। उसके अलावा दूसरा, मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर पे ओआईसी, जिसका इजलास जो है वो इस्तांबुल में होने जा रहा है, उसके अंदर एक भरपूर जो है वो बयानिया तमाम ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से दिया जाना चाहिए। उसके अलावा मेरे ख़्याल से ऑन ग्राउंड जो है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गई हैं। अगर खुदा न खास्ता ये जो मौजूदा जंग नज़र आ रही है निगार, उसके अंदर अभी सिर्फ़ 2 ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, जैसे ईरान और इज़राइल कर रहा है। अगर लेट्स से खुदा ना खास्ता ये चीज़ एस्केलेट कर जाती है, इसमें एक तरफ से अमेरिका आ जाता है, दूसरी तरफ से रशिया, चाइना आ जाता है, तो उसके बाद फिर बाकी ममालिक जो हैं वो अपनी एक पोज़ीशन लेंगे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के बाकी ममालिक होंगे कि उन्होंने किस साइड पे खड़े होना है। ऑब्वियसली मुसलमान ममालिक जो हैं वो कोई भी इज़राइल की फ़ेवर में तो जाके नहीं खड़ा होगा ना, वो सारे खड़े होंगे ऑब्वियसली ईरान के साथ। तो फिज़िकली जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो ईरान के साथ खड़े होंगे और अभी भी जिस हद तक हो सकता है ईरान के लिए दुआ गो भी हैं और ईरान के लिए जिस जिस प्लेटफॉर्म के अंदर फेवर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो पाकिस्तान कर रहा है। জি, জি। आपका बहुत শুকরিয়া आपके कीमती वक़्त हमें देने के लिए। আশা করি দর্শক আপনাদেরও অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।